हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू स्टडी विद मोहित। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सेट को और फर्दर पढ़ेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो हम रिवीजन के लिए समझ लेते हैं पहले कि सेट क्या होता है। सेट को वैसे तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ लिया है पहले से ही, लेकिन मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से अभी आपको बता दे रहा हूं कि व्हाट बेसिकली सेट इज। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्या है, देखिए वैसे तो हमको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि कोई भी कलेक्शन है जिसका आंसर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब आप किसी कलेक्शन के बारे में, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर बताइए, तो आप नेचुरल नंबर क्या बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये एन तक जा रहा है। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अब इसका आंसर मैं किसी से भी पूछूंगा और अगर उसे पता है तो वो नेचुरल नंबर का सेट यही बताने वाला है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये क्या है? ये एक सेट है 4 डॉट 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 एन तक। ये क्या है? ये एक सेट है। अगर मैंने एक दूसरा कलेक्शन बनाया 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, तो अगर मैं ये बोलूं किसी से कि मेरे को कलेक्शन बताओ प्राइम नंबर्स का, तो वो मेरे को यही आंसर बताने वाला है अगर उसे पता है तो ये भी क्या है? ये एक सेट है। तो इस टाइप से हमें पता है कि सेट क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम इन सेट के बारे में ही, और दो सेट होंगे या एक सेट होगा, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालेंगे विद इन सेट्स। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब हमें सेट के बारे में तो पता है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है? तो अगर मेरे पास दो सेट है या कोई एक अकेला सेट है, तो मैं उस सेट का उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा, या मैं उन दोनों सेट का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का मतलब उन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे मेरे पास एक सेट है जिसमें दे रखा है 1 2 3, और मेरे पास एक दूसरा सेट है बी जिसकी वैल्यू है 2 4 6। ये दो रैंडम मेरे पास सेट हैं। अब इनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा a इंटू बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें कैसे इसका आंसर आएगा? तो इसमें आंसर आएगा 1 2 मतलब इसका इससे करेंगे, फिर इसी का इससे करेंगे, फिर इसी का थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट कर देंगे। तो 1 2 दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 1 4, तीसरे ब्रैकेट में आएगा 1 6, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 2 2, फिर 2 4, फिर 2 6, एंड देन थर्ड एलिमेंट का 3 2, 3 4, 3 6। ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये ऑर्डर में, मतलब a इंटू बी हो रहा है, तो पहले हम a सेट के फर्स्ट एलिमेंट का सारे सेकंड सेट के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2, 1 4, 1 6, इसी टाइप से 2 2, 2 4, 2 6। इस टाइप से जो पेयर बन रहा है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ही निकल के आता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम। तो चलिए, अब हमको सेट के बारे में पता है कि सेट क्या होते हैं, हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पता है कि वो कैसे निकालते हैं। अब हम रिलेशन के बारे में समझेंगे। तो रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। अब ये सबसेट हमने वैसे 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम रिवीजन पर्सपेक्टिव से सबसेट भी समझ लेते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, एंड मेरे पास एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 10 तक जा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी सेट में भी हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जो रिलेशन होता है वो भी सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। तो यहां पर तो ए एक सिंगल सेट था, बी एक सिंगल सेट था, लेकिन रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी, और क्या बोल सकता हूं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। ये कैसे भी हो सकता है? अच्छा, रिलेशन सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब रिलेशन में मेरे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दे रखा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1,2, 1,3 एंड 1,5, और मेरे पास रिलेशन इक्वल टू भी कुछ इसी टाइप से है। ऐसा ही रिलेशन के ही एलिमेंट भी मेरे सेम है, इसका मतलब रिलेशन इक्वल हो गया। तो रिलेशन कैन बी अ सबसेट एज वेल एज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपस्थित है वही अगर रिलेशन में है तो वो रिलेशन इक्वल हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ज्यादातर केसेस में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये बात क्लियर हुई? अब हम इसके आगे करते हैं। तो यहां से अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम A to A और A to B is a subset of A cross A और A cross B respectively। यानी A का A से जो रिलेशन होगा या A का B से जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का या A क्रॉस B का। हमें यहां से डेफिनेशन पता चली। अब अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन समझें तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमें बेसिकली 3 रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन हो सकता है एम्प्टी रिलेशन हो सकता है, सेकंड हो सकता है यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है, उसके बाद थर्ड रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ हो सकता है सिमेट्रिक, एंड फिफ्थ हो सकता है ट्रांजिटिव। ये 5 रिलेशन हमको पढ़ने हैं, लेकिन बेसिकली हमको 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 रिलेशन हमको अच्छे से करने हैं इस चैप्टर में। तो अब हम सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन को समझते हैं। एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब आर के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी ए क्रॉस ए में उपलब्ध नहीं है। ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? एम्प्टी रिलेशन को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, a इक्वल टू मुझे पता है a इक्वल टू 1, 2, 3, ये मेरे को दे रखा है। अब मैं a क्रॉस a बोला है मैंने, यानी मेरे पास दूसरा सेट है वो भी क्या है, वो a ही है। तो मैं a क्रॉस a निकालूंगा। अगर मैं a क्रॉस a निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1, 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1, 2, एक ब्रैकेट में आएगा 1, 3, एक ब्रैकेट में आएगा 2, 1, एक ब्रैकेट में आएगा 2, 2, एक में आएगा 2, 3, एक ब्रैकेट में आएगा मेरे पास 3, 1, एक में आएगा 3, 2 और एक ब्रैकेट में आएगा 3, 3। तो एक ए के जो ए क्रॉस ए की वैल्यू है वो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे पास। लेकिन अब मैंने बोला, एक मिनट मैं इसको जरा, अब हमें ए क्रॉस ए की वैल्यू पता है। अब अगर मैं रिलेशन बोलूं तो रिलेशन इज अ सेट ऑफ ए एंड बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 6। ये मेरे को दे रखा है, यानी कि जो रिलेशन के एलिमेंट निकल के आ रहे हैं उनमें a और b इस टाइप से हैं कि उनका अगर मैं माइनस करूं a में से b को, यानी डोमेन, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज बोली जाती है। यानी कि अगर मैं डोमेन में से रेंज को माइनस करूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए। ये रिलेशन की कंडीशन है। तो क्या इस इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें से कोई भी वैल्यू
इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है क्या? अगर मैं 1 में से 1 माइनस करता हूं तो मेरे पास 0 आ रहा है, 1 में से 2 माइनस करता हूं तो माइनस में वैल्यू आ रही है। इवन यहां पर सबसे बड़ा नंबर 3 है और सबसे छोटा नंबर 1 है, 3 माइनस 1 भी करता हूं तो मेरे पास 2 आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसे दो पेयर नहीं, एक भी पेयर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें मेरे को a माइनस बी इक्वल टू 6 मिले। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम यूनिवर्सल रिलेशन समझते हैं। A relation R in set A is called universal relation if every element of A cross A is related to relation R। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि R के लिए जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उनको A क्रॉस A कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट A है और A इक्वल टू है 1, 2, 3। अब क्योंकि मैं रिलेशन निकाल रहा हूं और मेरे पास कोई दूसरा सेट नहीं है, सिर्फ सिंगल सेट A ही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं A क्रॉस A निकालूंगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, 1, दूसरा 1, 2, तीसरा 1, 3, ऐसे 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, सेम 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये मेरे पास A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। नाउ रिलेशन की क्या कंडीशन है? रिलेशन की मैंने कंडीशन बोली कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ A एंड B सच दैट क्या कि A माइनस B इक्वल टू एन इंटीजर। मतलब मैं अगर डोमेन में से रेंज को माइनस करूं तो मेरे को हर बार क्या मिलना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए। यानी कि A क्रॉस A में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए या सारे पेयर ऐसे होने चाहिए जिसमें अगर मैं डोमेन में से रेंज को माइनस करूं तो मेरे को इंटीजर मिलना चाहिए। तो क्या मुझे मिल रहा है? अगर मैं 1 में से 1 को माइनस करता हूं तो क्या आएगा? 0 एंड 0 इज ऑल्सो कंसिडर एन इंटीजर। नाउ 1 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 1 आ रहा है। ऐसे ही 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो भी मेरे को माइनस का 2 मिल रहा है। मेरे पास हर एक कंडीशन में एक इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब A क्रॉस A के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन है उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। मैं किसी भी एक पेयर को उठाता हूं और उसकी डोमेन में से रेंज को माइनस कर रहा हूं तो मेरे को हर कंडीशन में इंटीजर मिल रहा है। तो जब ऐसा होगा उस कंडीशन को मैं बोलूंगा कि रिलेशन इक्वल टू A क्रॉस A। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। अब हम थर्ड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का जो 3 रिलेशन है मेन, उनमें से पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये किस टाइप का रिलेशन होता है? तो मैं बोलूंगा इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए कोई अगर सेट है तो उसका हर एलिमेंट उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इसको अगर मैं एरो डायग्राम से समझना चाहूं तो जो कि हमने 11th क्लास में किए हुए हैं, ये ए है, ये ए है, इसमें ए बी सी दे रखा है मेरे को, और इसमें क्योंकि ये ए सेट ही है तो इसमें भी ए बी सी दे रखा होगा। तो ए इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू बी एंड सी इज रिलेटेड टू सी। अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है देन हम बोलेंगे कि यहां पर जो फंक्शन है वो कैसा है? वो एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। सॉरी, वहां पर वो रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं? इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन each element of set A must be related to itself। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए सेट का हर एलिमेंट उसी के साथ रिलेट होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। इसको हम फर्दर एग्जांपल्स में समझेंगे।
फिलहाल ये डेफिनेशन है इसकी, और इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोला जाएगा, जब किसी सेट ए के सारे एलिमेंट उन्हीं से रिलेटेड हों। जैसे ए में अगर ए एलिमेंट है, सेट ए में स्मॉल ए एक एलिमेंट है, तो उसको स्मॉल ए से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब हम दूसरा रिलेशन समझते हैं। तो अब हम दूसरा रिलेशन, वैसे तो चौथा रिलेशन है, लेकिन दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के बाद सेकंड रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसको समझेंगे। तो अगर मेरे पास एक सेट ए है और उसी का हमने सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो अगर मेरे पास ए क्रॉस बी आ रहा है, या ए और बी एक ब्रैकेट में आ रहा है, तो मेरे पास बी कॉमा ए भी एक ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकता हूं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं अ रिलेशन इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ देयर इज अ पेयर ऑफ ए कॉमा बी इन अ रिलेशन, देन देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ बी कॉमा ए। अगर हमारे पास ऐसा पेयर दोनों आ रहे हैं तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ओके, अब हम थर्ड रिलेशन के बारे में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, अगर मेरे पास ए सेट दे रखे हैं दो, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं तो मेरे पास अगर ए क्रॉस बी आ रहा है, सॉरी ए कॉमा बी आ रहा है एंड बी कॉमा सी आ रहा है, तो मेरे पास ए कॉमा सी भी आना पड़ेगा। अगर मेरे पास ए कॉमा बी आ रहा है, मेरे पास बी कॉमा सी आ रहा है, देन ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो लिख सकते हैं अ रिलेशन is said to be transitive if there is a comma b and b comma c in the relation, then there must be a comma c in the relation। मतलब अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b है और b कॉमा c भी है, तो उस रिलेशन में a कॉमा c भी होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो इस चैप्टर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस को हमने समझ लिया है। अब इन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसी वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसको भी करेंगे। इस वीडियो में हमने रिलेशंस को समझा और उनके टाइप को समझा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।